बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकोनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक्सरसाइज 11.4 आज का हमारा टॉपिक है थर्ड ऑर्डर हिसियन डिटर्मिनेंट, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़। z इज़ इक्वल टू 2x1 की पावर 2 प्लस x1 x2 प्लस 4x2 की पावर 2 प्लस x1 x3 प्लस x3 की पावर 2 प्लस 2। h का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू z11। सेकेंड ऑर्डर हिसियन डिटर्मिनेंट z11, z12, z21, z22। थर्ड ऑर्डर हिसियन डिटर्मिनेंट z11, z12, z13, z21, z22, z23, z31, z32, z33। इन तमाम को बाद में डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन वेरिएबल्स मौजूद हैं x1, x2, x3। अगर क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स मौजूद हों तो पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में जो सिंबल यूज़ करते हैं उसे हम करली कहते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे gx1 इज इक्वल टू करली z ओवर करली x1। इसको एग्ज़ाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x1। ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। 2x1 की पावर 2 प्लस x1 x2 प्लस 4x2 की पावर 2 प्लस x1 x3 प्लस x3 की पावर 2 प्लस 2। विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे करली z ओवर करली x1 इज इक्वल टू x1 की पावर 2। यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x1 पावर में से 1 लेस करते होते हैं 2 माइनस का 1। x1 का कोफिशिएंट है x2 तो प्लस का आता है x2 प्लस 4x2 की पावर 2। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। प्लस का 0 प्लस x1 का कोफिशिएंट है x3 आता है प्लस x3 की पावर 2। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। प्लस 2 कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है 0। करली z ओवर करली x1 इज इक्वल टू 4x1 प्लस x2 प्लस x3। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब हम चलते हैं h3 की तरफ, यानी थर्ड ऑर्डर हिसियन डिटर्मिनेंट z11। इसको डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये है, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू x1 दोबारा डेरिवेटिव लेंगे z12। इसका विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे z13। यानी ये जो हमारे पास x1 है, ये जो इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू x3 अगेन डेरिवेटिव लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करली z ओवर करली x1 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x1। ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। 4x1 प्लस x2 प्लस x3 करली z ओवर करली x1 इज इक्वल टू x1 का कोफिशिएंट क्या है 4, ये 4 आता है प्लस x2 कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। प्लस का 0 प्लस x3 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। प्लस का 0 करली z ओवर करली x1 इज इक्वल टू 4।
ये जो हमारा आंसर है Z11, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी इसका हमने डेरिवेटिव लिया अगेन विद रिस्पेक्ट टू x1। यहाँ पे 4 को पुट कर देते हैं, 4 Z12, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है विद रिस्पेक्ट टू x2 दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, करली z ओवर करली x2 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x2। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 4x1 प्लस x2 प्लस x का 3 करली z ओवर करली x2 इज इक्वल टू 4x1, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। x2 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 आता है, प्लस x3 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। ये हमारे पास आंसर है विद रिस्पेक्ट टू x2, यानी Z12। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी उसका हमने विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लिया है, उसका आंसर हमारे पास क्या है 1। तो यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, 1। Z13, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसका विद रिस्पेक्ट टू x3 डेरिवेटिव लेंगे, करली z ओवर करली x3 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x3। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 4x1 प्लस x2 प्लस x3 करली z ओवर करली x3 इज इक्वल टू 4x1, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस x2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। x3 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आता है, यानी करली z विद रिस्पेक्ट टू करली x3 का आंसर क्या है 1 है। तो Z13 की जगह 1 को पुट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। ये जो हमारे पास फंक्शन मौजूद है यहाँ पे सॉल्व करते हैं, करली z ओवर करली x2 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x2। ये सारा फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं 2x1 की पावर 2 प्लस x1 x2 प्लस 4x2 की पावर 2 प्लस x1 x3 प्लस x3 की पावर 2 प्लस का ये 2 करली z ओवर करली x2, यानी विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। 2x1 की पावर 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। x2 का कोफिशिएंट क्या है x1, तो प्लस का x1 आता है, x2 की पावर 2 यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 आता है, 8x की 2 और पावर में से 1 को लेस करते हैं, 2 माइनस का 1। x1 x3 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। x3 की पावर 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस का 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। यहाँ पे मैंने एक स्टेप को मिस कर दिया, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन में स्टेप वाइज मतलब क्वेश्चन करना है एग्ज़ाम में। करली z ओवर करली x2 इज इक्वल टू x1 प्लस का 8x की 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम चलते हैं Z21, ये जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x2 का आंसर है। अब हम इसका दोबारा क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है Z21 का मतलब ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे। करली z ओवर करली x1 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x1। ये इक्वेशन नंबर 1 की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, x1 प्लस 8x की 2 करली z ओवर करली x1 इज इक्वल टू
x1 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 आता है। 8x की पावर यानी 8x की 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। ये हमारे पास आंसर है विद रिस्पेक्ट टू x1 का। z21 की जगह 1 को पुट कर देते हैं, ये वाला 1। अब z22 इसका मतलब ये है जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, उसका विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। करली z ओवर करली x2 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x2। इक्वेशन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस 8x2 करली z ओवर करली x2 इज इक्वल टू x1 कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, 0 प्लस 8x2, x2 का कोफिशिएंट के 8 तो 8 आता है। ये हमारा आंसर है विद रिस्पेक्ट x2 का। अब हम z22 की जगह 8 को पुट कर देते हैं, 8। z23 ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसका अब हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x3 डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। करली z ओवर करली x3 करली विद रिस्पेक्ट टू करली x3, ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं x1 प्लस 8x2 करली z ओवर करली x3। x1 कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस 8x2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस x3 वैल्यू मौजूद नहीं है, जो वैल्यू मौजूद ना हो वो 0 होती है। करली z ओवर करली x3 इज इक्वल टू 0। मतलब z23 का हमारे पास आंसर क्या है 0। यहाँ पे 0 को पुट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x3 डेरिवेटिव लेंगे। करली z ओवर करली x3 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x3। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 2x1 की पावर 2 प्लस x1 x2 प्लस 4x2 की पावर 2 प्लस x1 x3 प्लस x3 की पावर 2 प्लस का 2 करली z ओवर करली x3। 2x1 की पावर 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस x1 x2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस 4x2 की पावर 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। x3 का कोफिशिएंट क्या x1 तो प्लस का x1 आता है, प्लस x3 की पावर 2, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं। 2 को x1 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं जो 1 है, 2x3 की पावर 2 माइनस 1 यानी पावर में से 1 को लेस करेंगे, प्लस 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। करली z ओवर करली x3 इज इक्वल टू x1 प्लस का 2x3 आता है। अब इसे हम क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं z31 जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, उसका क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे। करली z ओवर करली x1 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x1। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं x1 प्लस 2x3 करली z ओवर करली x1 इज इक्वल टू x1 का कोफिशिएंट क्या है 1 तो 1 आता है, प्लस 2x3 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। z31 की जगह यानी उसके आंसर को पुट कर देते हैं, 1 को पुट कर देते हैं। z32 ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। करली z ओवर करली x2
इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x2। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, ये वाली स्टेटमेंट x1 प्लस 2x3 करली z ओवर करली x2 विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। x1 कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, 0 प्लस 2x3 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। x2 की वैल्यू मौजूद नहीं है, अगर x2 की वैल्यू मौजूद ना हो तो वो 0 होती है, प्लस का 0 करली z ओवर करली x2। तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। z32 की जगह उसके आंसर को पुट कर देते हैं, यानी 0 को पुट कर देते हैं, 0। z33 ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x3 डेरिवेटिव लेंगे। करली z ओवर करली x3 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x3। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं x1 प्लस 2x3 करली z ओवर करली x3 इज इक्वल टू x1 कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। x3 का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ ये 2 आ जाता है। विद रिस्पेक्ट x3 का हमारे पास आंसर क्या है 2, तो z33 की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 2 को पुट कर देते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x1, विद रिस्पेक्ट टू x2, विद रिस्पेक्ट टू x3 की जो इक्वेशंस हैं उनको 0 के बराबर रखते हैं। करली z विद रिस्पेक्ट टू करली x1, इस इक्वेशन को 0 के बराबर रखते हैं, इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। x1 प्लस 8x की 2, इस इक्वेशन को 0 के बराबर रखते हैं, यानी विद रिस्पेक्ट टू x2, जो करली विद रिस्पेक्ट टू x2 की इक्वेशन को 0 के बराबर रखते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। करली विद रिस्पेक्ट टू x3 की इक्वेशंस को करली z विद रिस्पेक्ट टू करली x3 का जो आंसर है उसे 0 के बराबर रखते हैं। x1 प्लस 2x की 3 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। अब हम x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। x1 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, 2x3 इज इक्वल टू, ये प्लस का x1 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं तो साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस का x1, x3 इज इक्वल टू माइनस का x1, ये 2 बट्टे के नीचे आ जाएगा, बट्टे 2। अब हम क्या करते हैं, x3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं, x1 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस 2, x3 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, माइनस x1 बट्टे 2, तो x3 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस x1 बट्टे 2 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस के 2 को माइनस के x1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है 2x1 बट्टे 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू 0, x1 माइनस का x1 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का x1 है, ये माइनस का x1 है, ये कट जाएगा, तो 0 आता है, इज इक्वल टू 0। अब हम लेट करते हैं, ये जो 0 है x1 के बराबर है, x1 बराबर है 0, ये हमारे पास x1 का आंसर है। अब हम क्या करते हैं, x1 के आंसर को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं x2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 0, x1 की जगह, ये x1 की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं, यानी 0 को पुट कर देते हैं, 0 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 0, 8x2 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 ओवर 8, 8 बट्टे के नीचे आ जाता है, x2 इज इक्वल टू 0 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो
0 आता है। अब हम क्या करते हैं, x1 x2 की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं x3 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं 4x1 प्लस x2 प्लस x3। 4x1 की जगह 0 को पुट कर देते हैं, प्लस x2 की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं यानी 0 को पुट कर देते हैं, प्लस x3 ये इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, प्लस का 0 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लिखते हैं x1 का आंसर 0 है, x2 का आंसर 0 है और x3 का आंसर 0 है। अब हम x1, x2, x3 की वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है z इज इक्वल टू x1 की जगह 0 को पुट कर देते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस x1 की जगह 0 को पुट करते हैं 0, x2 की जगह 0 को पुट कर देते हैं, प्लस 4x2 की पावर 2 की जगह 0 को पुट कर देते हैं यानी 0 का स्क्वायर, प्लस x1 की जगह 0 को पुट करते हैं, x3 की जगह 0 को पुट कर देते हैं, प्लस x3 की पावर 2, x3 की जगह 0 को पुट कर देते हैं, ये प्लस का 2। z इज इक्वल टू 0 को स्क्वायर लेंगे तो 0 आता है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 0, 0 को स्क्वायर लेंगे तो 0 आता है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 0 आता है, 0 को स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 0 आता है, प्लस का 2। z इज इक्वल टू, तो ये 2 आता है, इज़ ग्रेटर देन टू 0। अब हम चेक करते हैं h का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू z11। यहाँ पे लिखते हैं h का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू z11। उसका z11 का आंसर हमारे पास क्या था, 4, तो z11 की जगह 4 को पुट कर देते हैं। h का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इज़ ग्रेटर देन टू 0, यानी जो आंसर है वो 0 से बड़ा है। सेकेंड ऑर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट h2 z11 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं यानी 4 को पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं h2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू z11 का आंसर हमारे पास क्या 4 है, तो z11 की जगह 4 को पुट करते हैं 4। z12 का आंसर हमारे पास क्या था 1, तो यहाँ पे 1 को पुट कर देते हैं। z21 का आंसर हमारे पास क्या था 1, तो यहाँ पे 1 को पुट कर देते हैं। z22 का आंसर हमारे पास क्या था 8, तो यहाँ पे 8 को पुट कर देते हैं। h2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 1 आता है। h2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 32 में से 1 को लेस करते हैं तो 31 आता है, इज़ ग्रेटर देन टू 0। अब हम थर्ड ऑर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, यानी इसको सॉल्व करते हैं। h3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं, 4 आ जाएगा। पहली रो पहले कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे 8002, 8002। ये प्लस का 1 है तो यहाँ पे फार्मूले वाला माइनस होता है, माइनस का 1। पहली रो दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करेंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे 10 10 12 12। ये आ गया जी, ये प्लस का 1, ये वाला 1। पहली रो तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचेंगी वो लिखेंगे 18 18 10, ये 10। h3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आता है 0, माइनस का 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 2 आता है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है 0 प्लस का 1। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। 1 को प्लस के 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, तो माइनस का 8 आता है। H3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4। 16 में से 0 को लेस करेंगे तो 16 आता है, माइनस 1। 2 में से 0 को लेस करेंगे तो 2 आता है, प्लस 1। माइनस के 8 में से 0 लेस करेंगे तो प्लस माइनस का 8 आता है। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। H3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। माइनस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 2 आता है। प्लस के 1 को माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 8 आता है। H3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 64 माइनस के 2 माइनस के 8, तो माइनस का 10 आता है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। H3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 64 में से 10 को लेस करते हैं तो हमारे पास 54 आता है, इज़ ग्रेटर देन टू 0। अगर आंसर 0 से बड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी मिनिमम कहते हैं। थैंक यू।